बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लास्ट क्लास में हम लोग जो हैं वो सिलेबस के स्ट्रक्चर को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस को, और पाकिस्तान में लेजिस्लेशन किस तरह फॉर्म होती है, लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी को, कानून किस तरह बनाए जाते हैं। तो कोई भी कानून, कोई भी लॉ, इसके बारे में एक जुमला कहा जाता है, लॉ इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या? कोई भी कानून जो है वो पार्लियामेंट का एक्ट है। एक्ट मतलब अमल। इसका मतलब कोई भी कानून जो अमल दरामद होता है वो पार्लियामेंट की वजह से होता है, और पार्लियामेंट हमारे मुल्क में यही है क्या, जिसको हमने लेजिस्लेचर कहा। इसका नाम, खास नाम, और अंग्रेज़ों के लिए नाम पार्लियामेंट, ठीक है ना। इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 लोग इसमें शमूलियत रखते हैं, 3 हिस्सेदार हैं इसके। सेनेट, जिसको इंटरनेशनली मतलब एक ये स्पेसिफिक नेम टू पाकिस्तान है, ये ऐसा नेम है जो सब जगह एप्लीकेबल है, अपर हाउस। फिर नेशनल असेंबली, लोअर हाउस, और ये क्या है? अच्छा, ये ड्राइव मैंने आपको बताया कहाँ से हुआ। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते हुए आगे बढ़ता हूँ और फिर इस बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। कॉमन्स का मतलब क्या होता है? अवाम, आम आदमी, कॉमन्स। सुना है लफ्ज, नहीं सुना आपने? कॉमन का मतलब क्या होता है? अवाम। लॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? नवाब, नवाब, राजा। मतलब सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम कल्चर है उसके कंटेक्स में नवाब, जो हिंदू कल्चर है उसके कंटेक्स में राजा, और जो यूरोपियन कंटेक्स्ट है उसमें लॉर्ड। अब मसला ये था कि दुनिया भर में जमहूरियत नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, उसमें डेमोक्रेसी फिट करनी थी। तो जिनके इक़्तिदार थे, जो नवाब थे, जो राजे थे, जो महाराजे थे, जो किंग थे, उनके इक़्तिदार जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें हम भी रहें, अवाम भी खुश हो जाए, उनको भी जमहूरियत का चूरन मिल जाए। तो कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें सबको सबका हिस्सा मिल जाए, यानी इनके ओहदे, इनके स्टेटस क्या रहे, बरकरार रहें, और आवाम को भी हुकूमत में क्या मिल जाए, नुमाइंदगी मिल जाए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक हाउस बनाया जिसको लोअर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। इसका इलेक्शन किया अवाम में, चुनाव, इलेक्शन, अवाम ने वोट दिया और अपने वोट से आपस में ही लोगों को इलेक्ट कर दिया और कहाँ बैठा दिया? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन में से एक बंदा नुमाइंदा बना जो मुल्क चला रहा है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर, जो इस हाउस ऑफ कॉमन यानी नेशनल असेंबली का लीडर कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है इंग्लैंड में? किंग या क्वीन। और पाकिस्तान में कौन बैठा हुआ है? और फिर जो ये राजे थे सारे के सारे, इन सबको कहाँ आके फिट किया? अपर हाउस में, सेनेट में, कि भाई आपका भी स्टेटस है, आप भी कानून साजी के अमल का क्या होंगे? हिस्सा होंगे। तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम हमारे मुल्क में कानून बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। मैंने पहला जुमला कहा, कोई भी कानून जो हमारे मुल्क में वजूद में आया है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट कानून बनाएगी किसके मुताबिक? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। वो कॉन्स्टिट्यूशन भी किसने बनाया? इसी पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन उसको प्राइम लॉ मान लिया। उसके तहत अब तमाम कवानीन वजूद में आएंगे। आगे बढ़ते, हमारे मुल्क के कवानीन 2 हिस्सों में टूटते हैं। कौन इनको 2 हिस्सों में तोड़ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज। वन इज कॉल्ड मॉनेटरी लॉ, ऐसे कवानीन जिनका ताल्लुक पैसों की लेन देन से हो, अवाम के ऊपर टैक्स इंपोज करने से हो, ऐसे कवानीन को क्या कहा जाएगा? मॉनेटरी लॉ। क्या कहा जाएगा? मॉनेटरी लॉ। और उसके अलावा जो दीगर कवानीन होंगे उनको कहा जाएगा नॉन मॉनेटरी लॉ। तो आप मुझे बताएं, टैक्स के जितने भी कवानीन होंगे, कस्टम ड्यूटी के, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के, सेल्स टैक्स के जितने भी कवानीन होंगे, ये सारे कौन से लॉज कहलाए? मॉनेटरी लॉ कहलाए। लेकिन अगर एक बंदा कहता है सर, वो किसी ने सर मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक कर लिया सर, अब क्या करूं मैं, कहाँ शिकायत करूं सर? कोई है
जो वो रिकवर करवा दे। कोई जैसे कोई किसी के घर पे खुदा ना खास्ता है किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाती, तो वो जाके पुलिस में कंप्लेन करता है ना, एफआईआर दर्ज होती है। तो इस तरह क्या ये अकाउंट हैक होने की कोई एफआईआर है क्या? तो सवाल क्या है इसमें, सवाल क्या होगा, क्या अकाउंट या इंटरनेट पे जो जराइम होते हैं उन जराइम के खिलाफ कोई कानून मौजूद है? अगर है तो फिर ये शिकायत भी हो सकती है, हसीब तो पकड़ा जाएगा, हसीब तो पकड़ा जाएगा नहीं। सवाल क्या है, कानून है। अगर हम इंटरनेट पे जराइम के लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं ताकि हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, तो ऐसा लॉ, इसका ताल्लुक पैसों की लेन देन से है, ये नॉन मॉनेटरी लॉ है, नॉन मॉनेटरी लॉ। ऐसा कानून जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करता हो, मतलब आप अगर किसी को एडवांस पैसे देकर आ जाते हैं और वो गुड्स आपको बहुत इमरजेंसी चाहिए और आपने कहा मुझे आगे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है, आपने मुझे गुड डिलीवर करनी है, और सामने वाला अगर आपके पैसे होल्ड करके बैठ जाता है और आपको पैसे वापस नहीं करता, तो क्या आप उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते? तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ है जिसका नाम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ये अंग्रेजों के दौर से अब तक चलता हुआ आ रहा है। तो बताने का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे कवानीन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉन मॉनेटरी लॉज। डिस्कशन को सिंपल वे में रखता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन कानून साजी के अमल को कितने हिस्सों में तोड़ता है? 2 हिस्सों। एक वो कहता है जो लॉ बनने जा रहा है उसके बारे में आप बताएं वो कौन सा लॉ है, मॉनेटरी लॉ है या नॉन मॉनेटरी। अगर मॉनेटरी लॉ है तो फिर वो लॉ मंजूर होगा कहां से? सिर्फ उसकी अप्रूवल किससे चाहिए? नेशनल असेंबली से। यानी वो लॉ पेश भी कहां होगा? नेशनल असेंबली में। वो अप्रूव भी कौन करेगा? सेनेट के पास जाएगा, सेनेट के पास जाएगा सिर्फ रिकमेंडेशन लेने के लिए। तजावीज, आप कुछ तजवीज़ कर दें, आप कुछ बता दें इसके अंदर हम कुछ इजाफा कर दें, कुछ कमी कर दें, लेकिन अप्रूवल उस कानून की सिर्फ कहां से होगी? और जैसे नेशनल असेंबली ने उस लॉ को क्या कर दिया? पास कर दिया। ये डिस्कशन टैक्स का नहीं है, लेकिन टैक्स में इसलिए हो रहा है कि टैक्स भी एक कानून है। ये डिस्कशन आपको बीएलडी वाले सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी वर्बली बता रहा हूं। तो अगर कौन सा लॉ है, आवाज नहीं आ रही, कौन सा लॉ है, कहां प्रेजेंट होगा, कहां अप्रूव होगा? सेनेट सिर्फ क्या दे सकता है? सेनेट की अप्रूवल रिक्वायर्ड। जैसे ही किसने अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट उस पर ऑटोग्राफ दे देगा। ऑटोग्राफ मतलब दस्तखत कर देगा। अगर दस्तखत कर दिया तो अब वो लॉ अप्रूव हो गया, और अप्रूव लॉ को कहते हैं एक्ट। मैंने पहला जुमला क्या बोला? हर लॉ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो लॉ अभी पेश हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ, वो कानून जो अभी पेश हुआ है उसको आम आदमी की जबान में ड्राफ्ट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्ट लॉ। ड्राफ्ट, अभी ड्राफ्ट है, मुसव्वदा है, ड्राफ्ट है, अभी अप्रूव। लेकिन लॉ की लैंग्वेज में उसको बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कोई कानून जो पेश हो चुका हो लेकिन अभी अप्रूव ना हुआ हो, तो अप्रूव होने से पहले उसका नाम क्या होगा? बिल होगा। अप्रूव होने के बाद उसका नाम क्या होगा? एक्ट होगा। A law presented before National Assembly is called bill, but when approved by Parliament or National Assembly it is called act. ये बुनियादी बात है। हाँ, ये कौन से कानून की बात की मैंने? मॉनेटरी। हाँ, अगर कौन सा लॉ है भाई? नॉन मॉनेटरी लॉ। कौन सा लॉ? नॉन मॉनेटरी लॉ। एनवायरमेंटल लॉज, कौन से लॉ? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लॉ। मिसाल के तौर पर पब्लिक प्लेसेस के आजकल बड़े मसाइल नहीं चल रहे हैं हमारे यहाँ, सुनने को मिल रहे हैं भाई, वो प्लाजा में आग लग गई, पता नहीं क्या कुछ हो गया। सोचें जरा, तो क्या प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में? सेफ्टी सिक्योरिटी के मसाइल क्यों है हमारे मुल्क में? शायद हमारे मुल्क में कवानीन नहीं है, या अगर कवानीन है तो उसके ऊपर
इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ऐसा ही है ना। तो पब्लिक प्लेस है जैसे ये, इसमें ये दरवाजे में क्या लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। पब्लिक प्लेस में जो शीशे इस्तेमाल होंगे या आसपास ऊपर जो गैलरी बनी हुई है उसमें शीशा लगा हुआ है, वो सिक्योरिटी ग्लास होगा, सिक्योर्ड, यानी वो गैस वाला ग्लास होगा, ताकि इन केस कोई हादसा हो जाए तो उस ग्लास की वजह से किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचे। कौन आ रहा है हमारे मुल्क में पब्लिक प्लेसेस को चेक करने के लिए? बड़े से बड़े मॉल में चले जाएं, क्या वहां पर सेफ्टी ग्लास लगा हुआ है? सवाल। क्या वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए? किसी को फिक्र है इस बात की? हादसे हो गए, चंद दिन हुए, आपने बातें की, आप भूल गए, लेकिन उसके बाद आपने चेक एंड बैलेंस किया। खैर, ये सब कैसे इंप्लीमेंट होगा? ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेफ्टी के लिए कोई कानून बनाती है तो ये कानून मॉनेटरी लॉ होगा या नॉन मॉनेटरी लॉ होगा? नॉन मॉनेटरी लॉ होगा। अब नॉन मॉनेटरी लॉ कहां प्रेजेंट होगा? नॉन मॉनेटरी लॉ या तो प्रेजेंट होगा नेशनल, या कहां प्रेजेंट होगा, यानी उसको इनिशिएट कहीं भी किया जा सकता है, या तो नेशनल असेंबली में प्रेजेंट हो जाएगा, या अगर यहां प्रेजेंट हुआ तो यहां से अप्रूव होने के बाद यहां अप्रूवल के लिए जाएगा। यहां प्रेजेंट हुआ तो यहां से अप्रूव होने के बाद यहां अप्रूवल के जाएगा। इसका मतलब यह हुआ की पॉइंट, नॉन मॉनेटरी लॉ नेशनल असेंबली या सेनेट, दो में से किसी भी एक हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। अप्रूवल दोनों से ही चाहिए, अप्रूवल। और जब दोनों हाउसेस क्या कर देंगे उस लॉ को, तो फिर वो क्या बनेगा? प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? इसका मतलब मॉनेटरी लॉ को सिर्फ कहां से अप्रूवल चाहिए? सेनेट में सिर्फ रिकमेंडेशन है, बातचीत है, बहस है, इस तरह, मतलब ये नहीं कि वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं, बाकी उनकी बात आपके लिए बाइंडिंग नहीं है। क्लियर? और नॉन मॉनेटरी लॉ की अप्रूवल। अब इसमें एक तीसरी बात करने जा रहा हूं। 3 लफ्ज सिखाया आपको, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ड्राफ्ट लॉ, बिल अप्रूव के बाद एक्ट। बाज दफा कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जिनकी इंप्लीमेंटेशन आज जरूरी होती है, इमरजेंसी पड़ रही है, लेकिन ये सोए पड़े हैं, ये बहस कर रहे हैं, ये बात को खींच रहे हैं, ये अपनी पार्टी के मफादात को देख रहे हैं। जैसे याद कीजिएगा कि इमरान खान साहब के दौर में इन्होंने पार्लियामेंट के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रख दी थी, और पार्लियामेंट से अप्रूव होनी थी कि भाई अब वोटिंग सिस्टम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक होगा। मतलब मशीन ला के रख दी, अब अप्रूवल चाहिए थी, कानून बनाना था कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अब वोट होगा, यानी ई वोटिंग होगी। यानी क्या मतलब? मशीन थी, उसमें सारे पार्टीज के निशानात थे, नाम थे, जो बंदा जिस बटन को प्रेस करेगा उस बटन की पर्ची वो मशीन प्रिंट करेगी, और मशीन सिस्टम के अंदर भी एक वोट काउंट कर लेगी, और वो पर्ची निकाल के वो वोट फिजिकली भी काउंट हो जाएगा। तो रिकंसिलिएशन मतलब जो फिजिकल वोट है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी एग्जिस्ट करता है, डबल वेरिफिकेशन, ताकि वो धांधली, हाँ धांधली ना हो सके। ये बनाने के लिए क्या किया इन्होंने? कानून बनाने की कोशिश की, अप्रूव ही नहीं हुआ, अप्रूव ही नहीं हुआ, हालांकि जरूरत थी कि नहीं थी बताइए। अब इस केस में हाँ एक शख्स है जिसके पास एक इख्तियार है कि वो किसी कानून को वक्ती तौर पे इंप्लीमेंट कर सकता है। वो कौन है? मुल्क का। वो कौन है? सूबे का गवर्नर। दोनों की बात कर रहा हूं, सूबे में गवर्नर, मुल्क में प्रेसिडेंट। ये क्या कर सकते हैं? ऐसा कानून जो पेंडिंग हो, कहां पर? नेशनल असेंबली या सेनेट में। अगर ये चाहता है कि ये आज फौरन इंप्लीमेंट हो जाए, अभी सेनेट या नेशनल असेंबली अप्रूव, तो ये इसको एक नाम से जारी कर सकता है, उस नाम उसको कहेगा वो ऑर्डिनेंस। क्या? तो जब भी कोई कानून ऑर्डिनेंस के नाम से क्या होता है? जारी होता है, ऑर्डिनेंस के नाम से, तो इसका मतलब वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, वो गवर्नर लेवल का क्या है? ऑर्डर है।
और उस ऑर्डर को कानून की हैसियत क्या है, हासिल है। तो ऐसा कानून जो किसने जारी किया, विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेंस कहलाएगा। मुल्क में प्रेसिडेंट जारी करेगा और सूबे में। इस कानून की मुद्दत 120 दिन होती है, यानी 120 दिन के अंदर या तो आप इस कानून को पार्लियामेंट से क्या करवा लें, अप्रूव करवा लें, आवाज नहीं आई, या फिर ये 120 दिन गुजरने पे कानून क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया। अब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा जो टॉपिक है मेन, हमारा जो बताया था मैंने 60 से 65 नंबर का एरिया है, वो है, और उसका नाम है क्या, क्या नाम है बेटा, इनकम टैक्स। कौन सा लॉ, कंटेक्स्ट में है, क्लास के कंटेक्स्ट में है, कौन सा लॉ, मॉनेटरी लॉ। कौन सा लॉ, मॉनेटरी लॉ, पक्का। चले, डायरेक्ट टैक्स से आप जानते हैं, वैसे तो आप, हम एक किताब रेकमेंड करेंगे, उस किताब से हम इसको पढ़ रहे होंगे, लेकिन कोई भी किताब हो, चाहे आई कैप की स्टडी टेक्स्ट क्यों ना हो, वो इस कानून को ड्राइव कहां से कर रही है, तो इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्या, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आवाज नहीं आ रही, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये वो कानून है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और ये हमारा 60 से 65 मार्क्स का क्या है, पेपर का एरिया है, डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है जी। इस लफ्ज को पढ़ के आपकी तरफ से कोई सवाल तो नहीं आया, क्या आया सवाल, ऑर्डिनेंस है, और इसके आगे लिखा हुआ क्या है, तो सर अगर ये 2001 का ऑर्डिनेंस, तो आज ये इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, ये तो 120 दिन गुजरने पर। अच्छा, ये जब भी आपको लफ्ज क्या नजर आए तो आप याद करें वो दौर यकीनन क्या होगा, वो हमारी फौजी हुकूमत का दौर होगा। तो 2001 जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये कानून बतौर प्रेसिडेंट का कर दिया, जारी कर दिया, हालांकि पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया था, लेकिन चूंकि मुशर्रफ साहब थे, तो आज भी अगर ये जारी है तो इसका मतलब यही है कि पहले ये आया ऑर्डिनेंस की हैसियत से, और फिर 120 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो गया, जब भी तो चल रहा है, वरना थोड़ी चलता। अब क्या मतलब, आज अगर इसका कानूनी स्टेटस देखा जाए तो ये एक्ट है, ऑर्डिनेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि इनिशिएट हुआ था बतौर, और बाद में क्या हुआ, तो अब यादगार के तौर पर इसको ऑर्डिनेंस ही पुकारा जाता है, आज ही एक्ट है। यहां तक समझ में आ गई बात ये। अच्छा, उसके बाद नंबर टू क्या है, नंबर 2 ये है कि इस कानून को हर साल फिस्कल पॉलिसी के मुताबिक अमेंड किया जाता है। क्या किया जाता है, फिस्कल पॉलिसी, कभी एक्सपेंशन चाहिए, कभी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, कभी टैक्स रेट बढ़ाने हैं, कभी टैक्स रेट घटाने हैं, तो हर साल इस कानून को अमेंड किया जाता है। वो जो एनुअल अमेंडमेंट होती है इस कानून में, जिसमें हर साल के लिए अलग टैक्स रेट क्या होते बताए जाते, उसको जो इस कानून को अमेंड करता है उसका भी नाम है, वो भी एक कानून है, और उसको कहा जाता है फाइनेंस बिल, जो कि अप्रूव होने के बाद कहां बनता है, एक्ट। बताइए फाइनेंस बिल कौन सा लॉ हुआ, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, तो ये सिर्फ कहां से अप्रूव होगा, कहां प्रेजेंट होगा,
सेनेट जाएगा सिर्फ, और प्रेसिडेंट क्या कर देगा, इस पे साइन कर। तो फाइनेंस बिल क्या करता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर हर साल की एनुअल अमेंडमेंट करता है। ठीक है जी। फिर तीसरी चीज जो किसी भी कानून को समझने के लिए होती है, वो होती है प्रीसिडेंस। क्या होती है प्रीसिडेंस, समझते हैं? ये भी एक कानूनी टर्म है। प्रीसिडेंस आसान अल्फाज के अंदर क्या, केस लॉज, यानी इस कानून के तहत कोर्ट में जो जो केसेस आए और कोर्ट ने उन केसेस पर जो जो फैसले सुनाए, वो भी इस कानून को समझने के लिए क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। कि इस कानून को वैसे समझा जाए, वैसे पढ़ा जाए जैसे कोर्ट ने उसकी क्या की, इंटरप्रिटेशन की। समझे कुछ बात ये? तो ये असल में डॉक्यूमेंट है। लेकिन असल मसला ये है कि अगर आप आज चले जाएं आप एफबीआर की वेबसाइट पर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्या कर लें, डाउनलोड कर लें, उस पर फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट भी मौजूद होगी। लेकिन एक बात जो चैप्टर नंबर उसके 1 में लिखी हुई है वो रिलेट कर रही होगी जाके चैप्टर नंबर 8 से। यानी कानून जो है ना, वो कानून के स्टाइल में प्रेजेंट होता है। उसमें सेक्शन नंबर 1, सेक्शन मतलब कानून में जो पैराग्राफ होते हैं ना, उनको कहा जाता है सेक्शंस, और जो सब पैराग्राफ होते हैं उनको कहते हैं सब सेक्शन। फिर सबके नीचे जो फर्दर पैराग्राफ होते हैं उनको बोलते हैं क्लाउजेस। तो कानून रीड करने का तरीका, कभी आप किसी को रेफरेंस दे तो आप बोलेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन नंबर 2 में ये डेफिनेशन लिखी हुई। तो सेक्शन नंबर 1 किसी भी कानून का, किसी भी कानून का, उस कानून का स्कोप बयान करता है, उस कानून की ज्यूरिसडिक्शन, हुदूद बयान करता है। बताइए इनकम टैक्स का कानून आप कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे? पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में। इंडिया में कर सकते हैं क्या? अफगानिस्तान में कर सकते हैं क्या? ईरान में कर सकते हैं क्या? इसका मतलब ये कानून कहाँ लागू है? पाकिस्तान। एक बात बोलूं, कश्मीर पे लागू नहीं, कश्मीर पे लागू नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पे कश्मीर एक अलग रियासत है और पाकिस्तान एक, कश्मीर का वजीर आजम, कश्मीर की नेशनल असेंबली, तो वहां का इनकम टैक्स का कानून कौन बनाएगा? वहां की असेंबली बनाएगी। बहरहाल ये बुनियादी बातें आपके सामने रख दी। अब इन तमाम चीज़ों को पढ़ना ऐसे है उस तरतीब से, जिस तरतीब से हमने इकोनॉमिक्स के अंदर बेस वगैरह क्या की थी, क्रिएट की थी, उस तरतीब से हमने इसको पढ़ना है। तो इसमें ऑर्डिनेंस वाले वे में चलेंगे तो कहानी कुछ समझ में आती नहीं। तो इसको, आपकी जो किताब है जो हम स्टडी करेंगे, उस किताब ने इसको बेस्ट सीक्वेंस में क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, उस सीक्वेंस में जिसमें ये आपको आसानी से समझ में आ जाए, लिंक होते हुए समझ में आ जाए। ये आपके सामने वक्त तमाम चीज़ें साबित कर देगा। तो आज की क्लास में जो सबसे पहली चीज़ पढ़नी है हमने, वो है पहचान। पहला लफ्ज क्या लफ्ज है? इनकम। अब कैसे पहचाने कि इनकम क्या है? फराज थोड़े मसरूफ है जी। फराज, यार फराज, पॉकेट मनी मिलती है, टैक्स देते हो क्यों? बताओ फराज, पॉकेट मनी पे टैक्स क्यों नहीं देते हो? फराज खामोश है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक हर चैप्टर की बुनियाद होगी। हाँ भाई बुरहान, घर से पैसे मिलते हैं, बाहर से मिलते हैं? बाहर से ही मिलते हैं। अच्छा, घर से पैसे मिलते हैं, कभी टैक्स देने का सोचा नहीं? मतलब अगर आप पॉकेट मनी पे टैक्स नहीं देते तो एक जनरल प्रिजम्पशन ये है कि आप पॉकेट मनी को शायद इनकम
नहीं मानते, बताएं ऐसा या ऐसा नहीं है? तो उसका मतलब ये हुआ, लेकिन अगर फर्ज कीजिए आपको पॉकेट मनी ना मिलती, आपको सैलरी मिलती, तो क्या आपको सैलरी पे टैक्स देना पड़ता? अगर आप बिजनेस करते, बिजनेस के प्रॉफिट्स कमाते, उस पर टैक्स देना पड़ता? आपको कभी गिफ्ट मिला है? हमारे मुल्क में तो वो लिफाफे में कैश भी गिफ्ट देने का रिवाज है, यस और नो? तकरीबात पर, शादियों पर लोग क्या करते हैं? सलामी, सलामी भाई, सलामी, सलामी देते हैं भाई। तो वो जो सलामी है, सलाम तो अस्सलाम वालेकुम था, दुआ था, दुआ से वो कैश में कन्वर्ट हो गया। खैर बहरहाल, तो जो सलामी है उस पर कभी आज किसी ने हिसाब लगाया कि जी इतने पैसे जमा हुए, अब मुझे शहबाज शरीफ को इतने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं टैक्स के तौर पर? ये सारी जो बातें मैंने की हैं, इस बात से हमें अपने पास एक जुमला लिखना है जो हम कंक्लूड कर रहे हैं इस पॉइंट से। वो पहला जुमला क्या है? वो पहला जुमला है, एवरी रिसिट इज नॉट इनकम। क्या? आवाज नहीं आ रही। एवरी रिसिट इज नॉट इनकम। रिसिट का मतलब जो रिसीव हुआ, हर रिसीव होने वाली चीज इनकम नहीं है। आपके मुताबिक पॉकेट मनी इनकम, आपके मुताबिक, अभी तो लॉ तो हम सीखेंगे ना, आपके मुताबिक पॉकेट मनी इनकम नहीं है, आपके मुताबिक गिफ्ट्स इनकम नहीं है, तो हर जेब में आने वाली चीज इनकम नहीं है। ठीक है, तो फिर इनकम क्या है? every revenue receipt is income। क्या? every revenue receipt is income। हर रिसिट जिसको हम क्या कहेंगे? आवाज नहीं आ रही। अभी ये क्या है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एवरी रेवेन्यू रिसिट इज व्हाट? इनकम। हर रिसिट जिसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिट, वो क्या है? इनकम। हमें नहीं पता अभी क्या सीखना है इसको। ये दो बातें हमने दिमाग में बैठा ली। नंबर 3, एवरी कैपिटल रिसिट इज नॉट इनकम। और जिस रिसिट को हम क्या नाम दें? जिस रिसिट को हम क्या नाम दें, उसको हमें इनकम नहीं मानना। इसका मतलब क्या आपको लगता है सैलरी पे टैक्स देना चाहिए? इसका मतलब सैलरी इनकम है, तो फिर सैलरी को कहां होना चाहिए? रेवेन्यू रिसिट में। क्यों होना चाहिए बाद में बात करूंगा, क्यों मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप अपनी पार्टिसिपेशन दें। बताइए, अगर आपके मुताबिक आपको लगता है, आपके दिल से आवाज आती है कि जी सैलरी इनकम है, उस पर टैक्स देना चाहिए, तो फिर ये कौन सी रिसिट हुई? बिजनेस के प्रॉफिट, जबरदस्त। पॉकेट मनी, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी, कैपिटल एसेट, गिफ्ट, जहेज। खामोशी हो गया था। जहेज, जहेज गिफ्ट है ना? पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपकी राय ले रहा हूं मैं। जहेज बोला, मिला नहीं। उम्मीद, उम्मीद तो होगी। ठीक, बोला, ये बोला सर जहेज एक लानत है, लेकिन मुझे बड़े शौक से कबूल है। ठीक है ना? ये अगला जुमला था। चलें बाहर। तो एवरी
कैपिटल एसेट इज नॉट इनकम। तो इसका मतलब अगर जहेज के ऊपर कोई टैक्स नहीं है तो जहेज फिर क्या हुआ? पॉकेट मनी पे अगर कोई टैक्स नहीं है तो वो क्या हुआ? गिफ्ट पे अगर कोई टैक्स नहीं है। ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग इसकी शुरुआत है, स्टार्ट है, आगे बढ़ते। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पहचान बनानी है कि सर कौन सी रेसेट कैपिटल एसेट है और कौन सी रेसेट कैपिटल एसेट नहीं है। तो हम अपने रेसेट के टॉपिक को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रहे हैं। रेसेट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जवाब दीजिएगा। ऐसे करके दो हिस्से बना लें इसके। आप एक हिस्सा कहलाएगा रेवेन्यू रेसेट, एक हिस्सा कहलाएगा कैपिटल रेसेट। अब रेसेट is classified as revenue receipt if it is generated through income generating activity or it is generated by establishment of legal right other than Sharia rights. A receipt is classified as capital receipt if it is generated through non income generating activity. Or it is voluntary receipt. It is voluntary receipt. अब यहां पर आ गई इसकी पहचान कि कौन सी रिसिट को हमने क्लासिफाई करना है। शाबाश शाबाश। कौन सी रिसिट को हमने क्लासिफाई करना है बतौर रेवेन्यू रिसिट और कौन सी रिसिट को हमने क्लासिफाई करना है बतौर कैपिटल रिसिट। कौन सी रिसिट को हमने क्लासिफाई करना है बतौर रेवेन्यू रिसिट
और कौन सी रिसिट को हमने क्लासिफाई करना है बतौर कैपिटल रिसिट। पहला पॉइंट, हर वो रिसिट फिंगर टिप्स पे याद करना है, याद करना है, याद करना शुरू कर देना है, दिमाग में बिठाना शुरू कर देना है। हर वो रिसिट जो जनरेट हो थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, वो क्या है? और उसके बराबर में बिल्कुल उस जैसा एक पॉइंट लिखा हुआ है, हर वो रिसिट जो नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू जनरेट हो वो क्या है? समझिएगा जरा। अब ये इसको फर्क समझना, हमने इसके जरिए हमने लॉ की डेप्थ को और टेक्निकलिटी को भी समझने की कोशिश करनी। एक फर्नीचर की शॉप है, वहां फर्नीचर क्यों पड़ा हुआ है? किस नियत से खरीदा है? ये नियत कमर्शियल नियत है, मतलब ये नहीं खरीदूंगा 100 रुपए का, बेचूंगा 150 रुपए का, प्रॉफिट बनाने के लिए। तो इसका खरीदना और इसका बेचना कौन सी एक्टिविटी हुई? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। आवाज नहीं आई? अब जरा समझना, बेचना जरूरी नहीं है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हो। हर चीज जो बेची जा रही है वो जरूरी नहीं है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हो। पॉइंट समझना मेरा। फर्नीचर शॉप में पड़ा हुआ फर्नीचर क्या है? इन्वेंट्री। ऑफिस में पड़ा हुआ फर्नीचर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। जबरदस्त। घर में पड़ा हुआ फर्नीचर पर्सनल प्रॉपर्टी। इसका मतलब आज हमने तीन नजरियात देखने, यानी शोरूम में पड़ा हुआ फर्नीचर इन्वेंट्री है, ऑफिस में पड़ा हुआ फर्नीचर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। शाबाश, जवाब दीजिएगा। और घर में पड़ा हुआ फर्नीचर पर्सनल प्रॉपर्टी। तो अगर आपने कहीं से फर्नीचर बाय कर लिया, आपके घर में वो फर्नीचर आ गया, आपके घर वालों को फर्नीचर पसंद नहीं आया, फिर आपने OLX पे उसका इश्तिहार लगाकर उसको क्या कर दिया? बेच दिया। तो बेचकर जो पैसे आए वो नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, यानी पर्सनल एसेट का बेचना। वो गली मोहल्ले में एक बंदा आता है, आवाज लगाता है, हाँ कौन कौन क्या आवाज लगाता है? पुराना सामान है ना, तो उसको आप बहुत सारे पुराने घर के इस्तेमाल शुदा आइटम क्या करते हैं? कबाड़ में बेच देते हैं। पैसे मिलते नहीं मिलते? उन पैसों पे कोई टैक्स दिया नहीं। वजह क्या है? नॉन। आपके लिए बेचना, वो आगे बेचेगा, वो बिजनेस कर रहा है, वो आपसे खरीद रहा है कमर्शियली, वो आगे प्रॉफिट बनाएगा, उसके लिए क्या है? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। आपके लिए क्या है? क्यों? आपके लिए क्यों? क्योंकि आपने क्या बेचा? वो क्या करेगा खरीदने के बाद? जिसको बेचेगा उसने क्या बेचा? इन्वेंट्री। इसका मतलब जो एसेट बेचा जा रहा है वो किस कैपेसिटी में बेचा जा रहा है? अगर बताओ इन्वेंट्री बेचा जा रहा है तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, और बतौर पर्सनल एसेट बेचा जा रहा है तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा अच्छा नुक्ता मिल गया, एक काम करता हूं मैं दुकानें नहीं खोलता, घर पे सारा सामान रखता हूं और हर सामान को पर्सनल एसेट बोलकर बेचना शुरू कर देता हूं। तो मैंने कहा ये है असल पॉइंट। अगर आपने सोचा तो बहुत बड़ी बात है। अब सर पता कैसे लगेगा कि अगर कोई शख्स बिजनेस एक्टिविटी को भी अगर पर्सनल एक्टिविटी बोलकर परफॉर्म कर रहा होगा तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आप साल में कितने सोफा सेट खरीद लेते हैं घर के लिए? आप साल में कितने मोबाइल फोन खरीद लेते हैं अपने लिए? शायद एक साल में एक खरीद लेते हो, है ना? आप साल में कितनी बाइक्स खरीद लेते हैं अपने लिए? एक सवाल सोचिएगा, आप साल में कितनी कार तब्दील कर लेते हैं? ऐसे ही सवाल, ज्यादा में ज्यादा सोचना है, ज्यादा में ज्यादा सवाल क्या है? इसका मतलब अगर आपने गाड़ी बेची पर्सनल एसेट बोलकर, आपने घड़ी बेची पर्सनल एसेट बोलकर, आवाज नहीं आई ना? आपने घर बेचा पर्सनल एसेट बोलकर, आपने पुराने जूते, कोर्स की किताबें, PRC की किताबें बेच दी। यकीन माने एक बच्चा कासमाबाद से एक बार पकोड़े खरीद रहा था और उसने जब नीचे देखा तो QMT की किताब में पकोड़े खाए उसने, ICAP की किताब। और एक दफ़ा तो मैंने भी देखा कि 5 नंबर का एक मार्केट है, उसके अंदर ऐसे बाजार बना हुआ है, वहाँ से मेरा इत्तफाकन गुजर हुआ तो वहाँ पर वो जो
ड्रेसेस वालों की शॉप होती है ना, उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन लगे होते हैं गत्तों पर, तो वो डिज़ाइन मुझे नज़र नहीं आया, गत्ता मुझे बैग पर नज़र आया और बैग पर सीए की किताब का कवर था और उस कवर के ऊपर उसने वो सारा वो पैक करके लगाया हुआ था। मैंने कहा क्या कमाल चल रहा है, मतलब यानी ये पास करते जा रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। तो भाई आपने अपनी पीआरसी की किताबें बेच डाली, आपकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है ना, क्या करें। आपने अपनी पीआरसी की किताबें बेच डाली, तो अब सवाल ये है कि आप जो किताबें बेच रहे हो पर्सनल एसेट की हैसियत से बेच रहे हो या बतौर इन्वेंट्री बेच रहे हो, ये कौन बताएगा, इसका सेंस कैसे बनेगा। बहुत सिंपल सेंस है। नंबर 1, 2 सवालात जब भी कोई बोलेगा अपने आप को कि ये मैंने पर्सनल एसेट बेचा है और मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल रिसेट है, और कैपिटल रिसेट तो इनकम होती ही, तो लिहाजा उस पर टैक्स देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उससे सवाल क्या करेंगे, 2 सवाल करेंगे। ट्रांजैक्शन कितनी बार रिपीट हुई। अगर आपने साल में 10-12 सोफे खरीद कर बेच दिए, अगर आपने एक साल में 10-12 गाड़ियां खरीद कर बेच दी, अगर आपने साल में 10-12 मोबाइल फ़ोन खरीद कर बेच दिए, आपने 10 साल में 10-12 पीआरसी के कोर्सेस खरीद कर बेच दी, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी आपको बता रही है कि ये पर्सनल एसेट बेचा नहीं जा रहा, ये क्या बेचा जा रहा है, इन्वेंट्री बेची जा रही। तो ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी बताएगी ये पर्सनल एसेट है या ये इन्वेंट्री। बिजनेस करने के लिए किसी गोडाउन, किसी शोरूम, किसी प्लेस की जरूरत नहीं है। बिजनेस एक फ़ोन कॉल पे होता है। आपका कंटेनर आया पोर्ट पर, आपने इंपोर्ट किया, आगे फ़ोन किया, जिसने खरीदना था उसके गोडाउन में आपने उतरवा दिया। फ़ोन कॉल पे बिजनेस चल रहा है। अब आपने बाहर से 1000 यूनिट फर्नीचर का क्या किया, इंपोर्ट किया, सारा एक कंटेनर पड़ा हुआ है। साल के स्टार्ट पे आपने वो पूरा कंटेनर उठाया और आगे बेच दिया, पूरा साल आपने आराम किया। तो आप बोलेंगे यहाँ तो फ्रीक्वेंसी एक बार हुई ना, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन का साइज कितना बड़ा है। कौन 1000 सोफा सेट अपने घर के लिए खरीदेगा, सवाल, वो तो खरीदा ही क्यों होगा। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन का साइज और ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी खुद बताएगी कि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है या बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, और उससे मिलने वाला पैसा, रेवेन्यू रिसिट, जो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, इनकम। और अगर पर्सनल एसेट बेचा तो पर्सनल एसेट बेचकर जो रिसिट होगी वो कैपिटल रिसिट मानी जाएगी, जो कि इनकम नहीं है। ठीक है जी। दूसरा हिस्सा, अगर आप रिसिट किसी एक्टिविटी के बगैर कमा रहे हैं, सर बैठे बैठे पैसे आते हैं हमारे पास, तो हम तो जाते भी नहीं है कहीं। सर भाई कैसे आते हैं, सर हमारे आबा व अजदाद ने पैसा बहुत बनाया। कहाँ पड़ा है पैसा, बैंक में। सर वो दादा ने कंपनी में शेयर्स खरीद लिए थे। अब कंपनी हर साल हमें क्या करती है, इतना डिविडेंड देती है सर कि हमें कुछ करने की। सर वो दादा अबू ने क्या किया था, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, तो 3-4 करोड़ तो हमें साल महीने का हमारे पास जो है वो रेंट जमा हो जाता है ना। तो बताने का मतलब ये है कि बैठे बैठे सर पैसा आ जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, ना कुछ खरीदना पड़ता है ना कुछ। तो इसका मतलब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, कुछ रिसिट ऐसी होती हैं जो आपके पास बगैर एक्टिविटी के आ जाती। उसके लिए जुमला लिखा हुआ है, जनरेटेड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल राइट्स अदर देन। अगर आपको कोई रिसिट हो रही है विदाउट एक्टिविटी, लेकिन अगर उस रिसिट को रिसीव करने का आपका क्या एस्टेब्लिश हो रहा है, लीगल राइट, तो फिर वो रिसिट जो है वो रेवेन्यू रिसिट है, यानी कि इनकम है। सर कैसे, बड़ी आसान सी बात है। नंबर 1, टेनेंट आपको रेंट पे ना करे तो क्या आप कोर्ट जाकर उससे रेंट वसूल कर सकते? तो
तो क्या आपका रेंट वसूल करने का लीगल राइट एस्टेब्लिश हुआ? अगर सर बैंक नहीं, आपको टेनेंट कब इनकार कर सकता है राव साहब? आप तो जाएंगे दरवाजे पर, किराया फौरन पहुंच जाएगा आप जी। तो बताने का मतलब क्या है, बैंक अगर आपको इंटरेस्ट ना दे तो क्या आपका इंटरेस्ट रिसीव करने का लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया? तो इसका मतलब जिस अमाउंट को रिसीव करने का आपका लीगल राइट एस्टेब्लिश हो रहा है वो रिसिट भी रेवेन्यू रिसिट है, और उसको भी क्या माना जाएगा? इनकम। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आपको पे नहीं किया, क्या आपका लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया? यस सर। लेकिन अब मुझे बताइए सर, अब वो पॉकेट मनी बंद कर दी सर, सोच रहा हूं सर अब केस फाइल कर दो कहीं। जज साहब, मेरे अब्बू ने पॉकेट मनी बंद कर दी। सवाल, क्या आप पॉकेट मनी ना मिलने की सूरत में अपने वालिदैन के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? एक सवाल है सर। मेरा दोस्त है, मैंने उसको बर्थडे पे गिफ्ट दिया सर, लेकिन जब मेरी बर्थडे आई उसने गिफ्ट ही नहीं दिया सर। कोई केस हो सकता है? इसका मतलब, बताने का मतलब, अगर रिसिट किस नेचर की हो, वॉलेंट्री रिसिट हो। कौन सी रिसिट हो? सामने वाला खुद से आपको दे रहा हो बगैर किसी वजह के, या वजह हो लेकिन आप उसको उस वजह पे बाउंड ना कर सकते हो, तो ऐसी रिसिट क्या है? तो गिफ्ट्स आर वॉलेंट्री रिसिट, और उसको इनकम नहीं मानना चाहिए। अभी ये लॉ में यू टर्न बढ़े हैं भाई, एक बात बोलकर मैं खुद यूं करके घूम जाऊंगा थोड़ी देर बाद, तो आपको समझना पड़ेगा कि लॉ में चल क्या रहा है। ये बेसिक एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद हमें लॉ को समझना पड़ेगा अल्फाजों के साथ कि भाई कब हमने जनरल स्टेटमेंट फॉलो करनी है और कब एक्सेप्शन की तरफ घूम जाना है। ये सब कुछ जनरल स्टेटमेंट्स आपको समझाई जा रही। तो पॉकेट मनी इनकम, गिफ्ट्स। हमारा एक स्टूडेंट था, उसको उनके वाले साहब ने कहा बेटा तुमने सीए ज्वाइन कर लिया, कुछ करके दिखाओ। बोला तो अब्बा कुछ गिफ्ट तो देंगे ना जब मैं कुछ करूँगा। बोला हाँ, ये जो पेपर तुम दे रहे हो ना, उस वक्त एएफसी का एग्ज़ाम था, अभी पीआरसी है, तो उस वक्त एएफसी में 4 पेपर थे, आपके पास पीआरसी में अब 3 हो गए, फिर वो 4 से 5 हुए, 5 से आपके पास 3 हो गए। तो उसके अब्बा ने कहा कि हाँ बेटा बोलो क्या करना है। बोला स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। क्या चाहिए? स्पोर्ट्स बाइक। तो अब एएफसी पे स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। अब्बा को लगा यार पता नहीं ये कोई बड़ी खतरनाक चीज़ होगी, पेपर पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे इसके, इसको मोटिवेट करते। अब्बा ने मोटिवेट कर दिया उसको, और वादा कर लिया किस चीज़ का? स्पोर्ट्स बाइक का। ओ उसने पहली अटेम्प्ट में 4 निकाल लिए। रिजल्ट लेके गया अब्बा के पास, अब्बा ने कहा हाँ बेटा मुबारक हो बहुत। अब्बू हो गाड़ी? हाँ हाँ बेटा अभी तो कैफ करो, आगे फिर देखते। तो ये जो अब्बा ने कैफ पे टाल दी बात, अब क्या इस बात टालने पर अब्बा के खिलाफ केस फाइल हो सकता है? जवाब दे। अगर हो सकता है तो ये रिसिट वॉलंटरी रिसिट, हाँ, एक केस में हो सकता है। बच्चा पहले से कानून जानता हो, और जिस वक्त अब्बा ने बोला ना कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तो बच्चे ने बोला ये स्टैम्प पेपर है, इस पे लिखें और साइन कर दे। अब्बा को पहले अलर्ट होना चाहिए, बच्चा हाथ से गया, ये बहुत आगे की चीज बन रहा है, यानी बाप को भी नहीं छोड़ रहा। ठीक है ना? चले बहरहाल, तो यहां तक पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो जो रिसिट आपका लीगल राइट एस्टेब्लिश करे वो, और जो रिसिट आपका लीगल राइट एस्टेब्लिश ना करे। लेकिन इसमें एक जुमला और भी गौर से देखना है, जनरेटेड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल राइट अदर देन
शरिया राइट्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोर्ट जा रहे हैं अपना शरिया राइट इन्फोर्स करने के लिए, यानी अगर वो लीगल राइट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं है बल्कि शरीयत की वजह से है, तो फिर राइट तो एस्टेब्लिश हुआ लेकिन फिर भी उसको रेवेन्यू रिसेट बोला। तो शरिया की वजह से कौन से राइट एस्टेब्लिश होते हैं जिनको लेने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं? वो है इनहेरिटेंस, यानी विरासत। विरासत में कोई हिस्सा बनता था, वो लेने के लिए कहाँ चला गया, कोर्ट चला गया। तो विरासत क्या है, शरिया राइट। विरासत क्या है, शरिया राइट। और शरिया राइट जो पाकिस्तान में है वो रेवेन्यू रिसिट में नहीं आते बल्कि कैपिटल रिसिट में आते। तो लिहाजा पाकिस्तान में इनहेरिटेंस के तहत जो भी आपको मिलेगा वो इनकम माना नहीं जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल रिसिट। फिर और सर क्या है, जहेज, शरिया राइट। हमारे यहां तो कहते हैं, बाज लोग तो ये भी कहते हैं जहेज देना सुन्नत है। भाई यकीन करें, यकीन माने, साबित कर देंगे वो आपको किताबें खोलकर कि देखो ना ये रहा यहां पर लिखा हुआ है ना, अमल दिखा देंगे, अमल। लेकिन ऐसा है नहीं, बता दूं मैं। लेकिन वो बना हुआ है सिस्टम के अंदर, शरिया राइट। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपको पता है आपके मुल्क में जो कम्युनिटीज है ना उसमें जहेज का अलग अलग लेवल होता है। हमारे मुल्क में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, उसमें जहेज का अलग अलग लेवल होता है। तो एक मेमन कम्युनिटी में भी एक सब कम्युनिटी है, उसमें जहेज का एक लेवल है। ठीक है जी। तो हमारे एक टीचर थे, वो सऊदी अरब में बैठे हुए थे, उनके दोनों स्टूडेंट्स उनके सामने बैठे हुए थे। उन्होंने अपने एक पोस्ट लगाई थी, बोला आज मैं 5 करोड़ की टेबल पे बैठा। तो लोगों ने बोला क्या मतलब 5 करोड़ की बैठा? बोला ये 2.5 करोड़, ये 2.5 करोड़। बोला मतलब? बोला ये अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है तो इसको कम से कम जहेज 2.5 करोड़ का मिलेगा, इसको भी कम से कम जहेज 2.5 करोड़ का मिलेगा, उसके बगैर ये शादी नहीं हो सकती। चलें बहरहाल, इसका मतलब पाकिस्तान में जहेज का भी क्या होता है, बाकायदा कुछ जगहों पर अलग ही लेवल होता है। खैर इसलिए मतलब इतनी बड़ी रकम आने के बाद भी वो इनकम नहीं है। खैर क्या कर सकते। तीसरी चीज़ है वो शरिया राइट है, उसका कहते हैं हक महर। ठीक है ना। तो अगर कोई हक महर इन्फोर्स करने के लिए कहाँ जाता है, कोर्ट जाता है, और हक महर की रकम उसको मिल जाती है, तो वो हक महर की रकम जो है वो भी शरिया राइट्स की वजह से इस्टेब्लिश हो रही है, और वो भी रेवेन्यू रिसिट नहीं है बल्कि क्या है, कैपिटल रिसिट। ठीक है जी, ये बातें ध्यान में रहेंगी। सर इंटरेस्ट, रेंट और उसके अलावा कोई और मिसाल दें जो लीगल राइट इस्टेब्लिश करती हो और क्या हो, रेवेन्यू रिसिट हो। आइए मिसालें बहुत सारी बन जाएंगी। बहुत सारी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन की स्कीम चलाती। आपने पीएसओ पर पेट्रोल फिल किया, उसने आपको एक कार्ड दिया, आपने स्क्रैच किया, उसमें से आपका कैश इनाम निकल आया, गाड़ी निकल आई, कुरानदाजी में गाड़ी निकल आई, इनाम निकल आया, गोल्ड निकल आया। ठीक है ना। आप पीएसएल के अंदर क्रिकेट के मैदान में बैठे हुए थे, एक प्लेयर ने छक्का मारा, आप बोले थे मैच बड़ा स्लो चल रहा है, सिंगल डबल कर रहे हैं तो T20 वाला मज़ा ही नहीं आ रहा। अचानक से आप बैठे बैठे सो गए ना, अचानक से एक छक्का लगा, सीधा बॉल आपके हाथ में। पता लगा पेप्सी ने एक स्कीम निकाली हुई थी, पेप्सी कैच आ करोड़। तो ये कैच आपके हाथ में सीधा पहुंचा 1 करोड़। अब इसका मतलब क्या है, ये जो 1 करोड़ रुपया जो आपको मिला इस कैच को पकड़ने की वजह से, अगर ये पेप्सी आपको ना दे, या वो कार्ड जो स्क्रैच किया उस पर पीएसओ आपको इनाम ना दे, तो क्या आप कोर्ट जा सकते? यस सर जा सकते हैं। अगर आपका स्टेट बैंक से प्राइस बॉन्ड खुला है और स्टेट बैंक आपको प्राइस बॉन्ड देने से इनकार करे, तो क्या आप उस राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो इसका मतलब ये सब कुछ एस्टेब्लिश हुआ लीगल राइट की वजह से, ये रिसिट एस्टेब्लिश हुई लीगल राइट की वजह से। इसका मतलब इसको क्या मानेंगे आप, रेवेन्यू रिसिट, और इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
समझे बात? यानी यहां तक समझ में आया पॉइंट? अच्छा, अब उसके बाद अब एक जुमला जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं। जो जुमला ऊपर लिखा हुआ है उसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, ठीक है जी? वो क्या जुमला है? एवरी रेवेन्यू receipt is income unless specifically exempt। क्या? unless हर रेवेन्यू रिसिट, हर रेवेन्यू रिसिट, आवाज नहीं आ रही, इनकम है जब तक के उसको, जुमले का बड़ा आसान मतलब है, बहुत सिंपल। देखिए, एक इजाफा किया है मैंने दोबारा से, यही इजाफा यू टर्न है कानून का। कानून एक बात बोलकर कोई रास्ता देता है जिससे निकल के बंदा किसी चीज से बच जाता है। हर रेवेन्यू रिसिट को इनकम समझा जाएगा, हर रेवेन्यू रिसिट इनकम है जब तक के कानून खुद उसको नाम लेकर एग्जेम्प्ट ना करे। यानी आसान मतलब, हर रेवेन्यू रिसिट पर आपको टैक्स पे करना है, हर रेवेन्यू रिसिट पर आपको टैक्स पे करना है जब तक के कानून आपको खुद उससे माफ। इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिट बाय डिफॉल्ट, आवाज नहीं आ रही, रेवेन्यू रिसिट बाय डिफॉल्ट इनकम है और हर रेवेन्यू रिसिट पर आपको टैक्स पे करना है। तो क्या कोई ऐसी रेवेन्यू रिसिट हो सकती है जिसपे मैं टैक्स पे ना करूं? तो मैं बोलूंगा जवाब इसका ये है, जब तक कानून खुद उसको एग्जेम्प्ट ना करे। इसका मतलब एक लीगल पॉइंट समझा रहा हूं, किसी भी रेवेन्यू रिसिट के टैक्स होने के लिए उस रिसिट का कानून में नाम लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर वो रिसिट रेवेन्यू रिसिट है तो वो बाय डिफॉल्ट इनकम है और उस पर आपने टैक्स देना है। लेकिन अगर कोई रिसिट रेवेन्यू रिसिट है और आप बोलते हैं मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा, तो फिर उसकी एग्जेम्पशन कहां लिखी होनी चाहिए? कानून। तो रेवेन्यू रिसिट पर टैक्स देने से आप एक ही सूरत में बच सकते हैं, जब कानून उसको माफ ना करे। इसका मतलब कंक्लूजन, रेवेन्यू रिसिट बाय डिफॉल्ट इनकम, रेवेन्यू रिसिट पर हमने टैक्स देना ही देना है। रेवेन्यू रिसिट की टैक्सेशन जब ही नहीं होगी जब कानून उसको माफ ना करे। इट मीन अगर कानून ने एग्जेम्प्ट कर दिया तो ही एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं। लेकिन इसके अगेंस्ट यहां पर दूसरा जुमला मैं लिखूंगा फिर से, क्या देखिएगा सब लोग, एवरी कैपिटल रिसिट is not income unless specifically taxed as deemed income। Every capital receipt is not income unless specifically taxed as deemed income। क्या मतलब? जुमला,
हर कैपिटल रिसिट बाय डिफॉल्ट इनकम नहीं है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं बनता जब तक कि कानून किसी कैपिटल रिसिट को नाम लेकर आपको इनकम मानने पे मजबूर ना करे। इसका मतलब जनरली टैक्सेबिलिटी किसकी है? रेवेन्यू रिसिट की। लेकिन क्या रेवेन्यू रिसिट एग्जेम्प्ट हो सकती है? यस सर। जनरली कौन सी रिसिट इनकम नहीं है? लेकिन क्या कैपिटल रिसिट भी टैक्सेबल हो सकती है? यस सर, अगर लॉ उसको स्पेसिफिकली क्या करे? टैक्स करे। डीम्ड इनकम का मतलब जिसको कानून ने इनकम समझा हो, जिसको कानून ने इनकम माना। अभी मैंने आपको बताया पर्सनल एसेट, पर्सनल एसेट बेचकर जो पैसा आएगा वो कौन सी रिसिट है और क्या वो इनकम है? लेकिन आइए आज मैं आपको पहला सेक्शन, ऐसा सेक्शन रेफर करता हूं जो आपको आगे चैप्टर वाइज पढ़ने को मिल जाएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 38। कौन सा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कौन सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जिसका तारुफ आज हुआ है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन सब सेक्शन 5। आवाज नहीं आई? सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 कुछ पर्सनल एसेट्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है। दोहराइए दोहराइए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 कुछ पर्सनल एसेट्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है कि अगर आप उनको पर्सनल एसेट्स के तौर पे भी क्या करेंगे? डिस्पोज ऑफ करेंगे, बेचेंगे, तो जो रिसिट होगी वो भले कैपिटल रिसिट हो लेकिन उसको इनकम समझा जाएगा। उस लिस्ट में से एक आइटम मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी तो वो बहुत सारे आइटम आएंगे, ठीक है ना। पेंटिंग भी है उसमें, स्कल्पचर भी है, उसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है ना। एक आइटम रखते हैं पेंटिंग। पेंटिंग जो आप अपने घर की दीवार पे लगी हुई पेंटिंग क्या है? पक्का? आर्ट गैलरी में पड़ी हुई पेंटिंग क्या है? हाँ, इसका मतलब पेंटिंग किसने बेची सर? पेंटिंग किसने बेची सर? आर्ट गैलरी ने। क्या किया, क्या कमाया? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट। तो आर्ट गैलरी वाले को तो टैक्स देना ही देना है। आगे बढ़ जाते। पेंटिंग आप लाए सर आर्ट गैलरी से, कहाँ लगाई? अपने घर की दीवार पर। अनस और फराज बड़े अच्छे दोस्त से, पेंटिंग का बड़ा शौक रखते, ठीक है जी। अनस ने अपने घर की दीवार पर पेंटिंग लगा दी। एक दिन फराज आया चाय पीने के लिए, चाय पीते पीते नजर उसकी पेंटिंग पड़ी। उसने बोला यार क्या शानदार है, मास्टरपीस, शानदार, बेहतरीन, क्या स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, ये जिंदगी का स्ट्रोक है, ये पता नहीं कौन सा स्ट्रोक है। मतलब वो पेंटिंग की गहराई में चाय पीते पीते ही डूब गया। और फराज ने इन द एंड बोला यार ये पेंटिंग तुम मुझे बेच दो। शुक्र है उठा के लेके नहीं गया, चले ये पेंटिंग तुम मुझे बेच दो। तो अनस ने कहा ठीक है भाई तुम खरीद लो। तो फराज ने कहा बताओ कितने पैसे? बोला यार तुम इतने आर्ट को जानने वाले हो, आर्ट को वैल्यू करने वाले हो, तुम इसकी वैल्यू लगाओ, ठीक है ना। तो तुम जो वैल्यू लगाओगे वो तुम्हारी क्या होगी? आर्ट की पहचान होगी। अनस भाई ने फराज भाई को आसमान पर पहुंचा दिया। अब फराज भाई बोले क्या करें, पेंटिंग तो अच्छी है बाकी। तो मान लीजिए फराज ने वो पेंटिंग बाय कर ली 10 लाख रुपए की। अच्छा आपको 10 लाख और फराज यकीन नहीं आ रहा, चले मान लीजिए वो पेंटिंग फराज भाई ने बाय कर ली कितने की? 10 लाख की। अनस भाई ने नोट गिने, जेब में रखे, पेंटिंग उठा के फराज भाई के हाथ में दी। फराज भाई चाय 10 लाख की चाय पी के चले गए। अब हम इंटरव्यू करते हैं अनस भाई से। अनस भाई ये पेंटिंग आपने कितने की ली? अनस भाई ने कहा यार मैंने तो वो सड़क पर बंदा पेंटिंग बेच रहा था, उसके पास अच्छी अच्छी पेंटिंग थी, मैंने खरीदी 2000 रुपए की।
2,000 रुपए की पेंटिंग इन्होंने फराज भाई को ओरिजिनल बोलकर 10 लाख की दी थी। अच्छा, अगर अनस ने फराज के साथ कोई फ्रॉड किया तो इसको कोई और कानून डील करेगा। टैक्स का कानून बोलता है अनस ने पैसे रिसीव कर लिए, है ना। अच्छा, अब देखिए, अब मेरा कुछ सवाल है आपसे। अनस ने फराज को क्या बेचा? इन्वेंट्री बेची, पर्सनल एसेट बेचा। लेकिन इस तरह के पर्सनल एसेट में कुछ ह्यूज किस्म के फायदे भी हो सकते हैं। तो लॉ ने कुछ ऐसे पर्सनल एसेट्स क्या कर दिए, मेंशन कर दिए, जिनको बेचने पर अगर कोई रिसिट हो तो वो रिसिट कैपिटल रिसिट होने के बावजूद भी क्या होगी? टैक्स होगी। तो पेंटिंग हालांकि पर्सनल एसेट है, पेंटिंग को बेचकर होने वाली रिसिट कैपिटल रिसिट है, लेकिन लॉ ने इस कैपिटल रिसिट को नाम लेकर टैक्स किया हुआ है, तो अब इस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो सवाल, क्या हर कैपिटल रिसिट पे टैक्स देना है? नो सर, कैपिटल रिसिट बाय डिफॉल्ट इनकम ही नहीं है। लेकिन हर उस कैपिटल रिसिट पे टैक्स देना है जिसको लॉ इनकम समझे। तो पेंटिंग वाले केस में लॉ ने इसको क्या समझा? इनकम समझा, लिहाजा अब इस पे टैक्स देना पड़ेगा पर्सनल एसेट होने के बावजूद। पॉइंट आया या गया? भाई हमारे साईं मयूब के बड़े फैन, अब साईं मयूब हैदराबाद की टीम में आ गया। इसी बात पर जो है ना, हमारे दोस्त ने जो है वो अपने क्रिकेट बैट पर साईं मयूब का ऑटोग्राफ ले लिया। क्रिकेट बैट इनका पर्सनल एसेट, ठीक है जी, इससे क्रिकेट खेलते हैं। अब अगर वो ऑटोग्राफ देखकर कोई शख्स इनसे ये बैट बाय कर लेता है तो इन्होंने क्या बेचा? पर्सनल एसेट के जरिए होने वाली रिसिट कैपिटल एसेट नहीं है, यह है। पर्सनल एसेट के जरिए, पर्सनल एसेट को बेचकर होने वाली रिसिट कैपिटल एसेट है या नहीं है? है। और कैपिटल इनकम। लेकिन अगर मैं कहूं पेंटिंग की तरह, बैठ नहीं भाई, सुनना जरा बात, पेंटिंग की तरह सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में एंटीक आइटम भी लिखे हुए। क्या लिखे हुए? कि अगर आप कोई एंटीक आइटम पर्सनल एसेट की हैसियत से बेचते हैं तो वो बेचकर जो आपको रिसिट होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, हम उन्हीं कैपिटल रिसिट्स पर टैक्स देंगे जिनको लॉ ने, देखो मैं प्रिंसिपल समझा रहा हूं, आप एग्जाम्पल पे फोकस हो रहे हो। एग्जाम्पल प्रिंसिपल समझाने के लिए दी जाती है, तो मैं एग्जाम्पल देने के बाद प्रिंसिपल पे फोकस कर रहा हूं, समझो। हम उसी कैपिटल रिसिट पर टैक्स देंगे, हम उसी कैपिटल रिसिट को इनकम मानेंगे जिसको लॉ ने इनकम डिक्लेयर किया हो। जिस कैपिटल रिसिट को लॉ ने इनकम डिक्लेयर, हम भी उसको इनकम, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इनकम नहीं है। समझ में आ गई बात ये? तो अगर मैं कहूं कि शहबाज शरीफ कह रहा है यार मुल्क में टैक्स की बड़ी कमी है, आओ बच्चों तुम अपनी पॉकेट मनी से भी आज क्या करो, हिस्सा निकालो और मुल्क के लिए क्या करो, कंट्रीब्यूट करो। तो अगर शहबाज शरीफ ने कह दिया कि आज से पॉकेट मनी इनकम है, तो आपको इनकम मानना पड़ेगा। आप लॉ को तरतीब से चलेंगे। आप जब जवाब कैसे देंगे? सर, पॉकेट मनी इज कैपिटल एसेट बिकॉज इट इज अ वॉलंटरी एसेट एंड कैपिटल एसेट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स। जब बात सीधी करोगे फिर एक्सेप्शन पे आओगे, हर बात समझ में आएगी। आमतौर पे कैपिटल एसेट इनकम नहीं होती, लेकिन क्योंकि अब लॉ कह रहा है कि इनकम, तो हमें जबरदस्ती लॉ के कहने पे मजबूरन इसको इनकम मानना पड़ेगा। बस ये सेंस। रेवेन्यू रिसिट बाय डिफॉल्ट इनकम है, उस पर टैक्स देना है। लेकिन अगर कानून ही कह रहा है जाओ माफ किया, तो फिर माफी एंजॉय करो। पॉइंट क्लियर है बेटा? पिक्चर क्लियर है सारे के साथ? तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन था। ये टॉपिक है हमारी पहचान।
किस चीज की पहचान? कि हर जेब में आने वाली चीज इनकम नहीं है। ठीक है, तो कौन सी रिस्ट्रिक्ट इनकम है और कौन सी रिस्ट्रिक्ट इनकम नहीं है, इसको हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।